सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीएम स्टार। कल हमने, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमने अपना चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया है। ये उसकी क्लास 4th है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बस लेसन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। लेट्स रिकैप। तो कल हमने देखा था यार इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव कन्वेक्स बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो उसको एक फटाफट हम रिविजन कर देते हैं कि कैसे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी इमेज फॉर्मेशन की। अगर नहीं की तो उसको कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। क्योंकि हम टेबल को लर्न नहीं रखेंगे, टेबल लर्न रखना है तो वो रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा कि टेबल याद कर लिया हमने, काम आपको उससे भी चल पड़ेगा, पर हमें टेबल से नहीं, हमें इमेज फॉर्मेशन से मतलब है ज़्यादा। तो सबसे पहले यार हमारी इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के लिए देखते हैं। सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इनफिनाइट पोजीशन पर होता है, तो हमारी इमेज कैसी बनती है और कहाँ बनती है। हमारी इमेज बनती है फोकस पर, और कैसे होती है, बिल्कुल स्मॉल इन साइज एंड इन्वर्टर, रियल एंड इन्वर्टर। जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा उससे थोड़ा आगे आता है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, जो हमारा पोल आ गया। जब ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है, तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है। एक रे हमारी फोकस से पास होती है और दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, और यहाँ ये दोनों रेस मिलती हैं, वहाँ हमारी बनती है इमेज। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्राइक कर दी दोनों रेस, तो यहाँ पे बनेगी हमारी इमेज। तो यहाँ इमेज बनेगी हमारी इस कहाँ ये इमेज हमारी कैसे बनेगी, एक तो स्मॉल इन साइज होगी और ऊपर से रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तीसरा जब हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट और आगे लेके आए, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से गई, और एक रे हम इस पोल से स्ट्राइक कर दें अगर, तो यहाँ से वो स्ट्राइक करके यहाँ पे वापस यहाँ पे कट हुई, वहाँ पे हमारी बनेगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज भी हमारी बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। भाई यहाँ ऑब्जेक्ट था, वही इमेज बन गई, और ठीक उसके नीचे और एग्जैक्ट सेम साइज की बनी। अब हम फोर्थ केस देखते हैं अपना। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो वहाँ हमारी इमेज कहाँ बनती है। यहाँ पे पहली रेस यहाँ से जाएगी, सेकंड रेस यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में जाके मीट कर जाएंगी आपस में, यहाँ से मीट कर जाएंगी। जो डायग्राम गलत हो गया, आप जब इसको अच्छे से बनाएगा, जब आप डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे तो आपकी ये रेस कट करेंगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल इन साइज है, बट उसकी जो इमेज बनी है वो काफ़ी लार्ज बड़ी बन गई है। और कैसे हमारी उस इमेज का नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेके आते हैं, मतलब अब ऑब्जेक्ट जो हमारा फोकस पर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो पहली रेस फोकस से पास, सॉरी गलत कर दिए मैंने, इसको कट करता हूँ मैं, बनाता हूँ उसको मैं। जब हमारा ये आ गया हमारा कनकेव मिरर, यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर आ गया, एफ यहाँ से ले जाएगी, यहाँ को जाएगी, और दूसरा ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से जो रेस पास होंगी वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो ये इनफ्लाइट पोजीशन पे कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगी। मतलब कि हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, बट इतना पता है कि इनफिनाइट पोजीशन पे ये रेस आपस में मिल रही होंगी। तो अगर आपस में रेस मिल रही होंगी तो उस, अगर आपस में रेस मिलती हैं तो हम वो इमेज कैसे मिलती है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसा आप सबको पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो अगर रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड ही होगी। और इसका साइज कैसा होगा, साइज इसका काफ़ी बड़ा होगा एज कम्पेरिजन टू ऑब्जेक्ट। जो हमारा लास्ट केस होता है जिसको सिक्स केस भी कहते हैं, हमारा सिक्स केस मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फोकस और पोल के बीच में है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी एक रेस फोकस से पास होगी, दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये रेस आपस में नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब क्या है कि सर कहीं ना कहीं इस साइड का हाँ ये, तो कहीं ना कहीं सर ये रेस है पीछे से मिलके आ रही होंगी। हाँ सर, अगर रेस पीछे से मिलके आ रही है तो हमारी ये इमेज कैसे बनती है, जब हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड बने, बिहाइंड द मिरर बने, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जब हमारी इमेज नहीं मिलती, बट
अपेयर्स टू बी मीट, मतलब एक्चुअल में नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं इमेज की जो है, जो हमारी रेस है वो आपस में नहीं मिल रही, बट ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से मिलके आ रही हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो कैसी इमेज बना रखी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। तो जैसे हमारे पहले शेकर्स हमारे उसके कनकेव मिरर के, अब हम देख तो उसी तरह हमने कन्वेक्स के केस, कन्वेक्स कन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन देखी थी। कन्वेक्स के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना एक बार, वो बहुत काम की चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था उनके यूसेस कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे लेंस, जो हमारे मिरर होते हैं। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो खैर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था पहले? रिफ्लेक्शन का मतलब था सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो अब ये था रिफ्लेक्शन का मीनिंग। तो आपको पता चला होगा कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होगा, इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के केस में बाउंसिंग, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के केस में बेंडिंग। मतलब ये लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो उसमें जो बेंड आता है, उस बेंड को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक में देती है हमें, उसकी बात करें हम तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब सबसे पहले आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मीडियम क्या होता है, कि बैंड कैसे होती है। सर काफ़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे इस टाइम कि सर कैसे होती है बैंड, और ये मीडियम क्या है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे भी आगे। पर सबसे पहले मीडियम। नाउ व्हाट इज मीडियम? मीडियम कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट हमारी ट्रैवल कर सकती है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है रियल, जिसको हम ऑप्टिकली रियल मीडियम कहते हैं, और दूसरा होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। रियल मीडियम कौन सा होता है, जिसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हमारा वो होता है जिसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है स्लो होती है। ये हमारे आते हैं दो टाइप के मीडियम। तो इन सब चीज़ों में आपको पता चल होगा कि सर डेंसर कौन सा होता है, रियल कौन सा होता है। इन सब का थोड़े एग्जाम्पल दीजिए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो हमारा वैक्यूम होता है, जैसे हमारा स्पेस आ गया, हमारी एयर आ गई, ये सब रियल मीडियम होते हैं। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे जो गिलास हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल, जितने हमारे अदर प्रोडक्ट्स आ गए, उनमें क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी स्लो हो जाती है। अब सर हमें कैसे पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो रही है कि नहीं? तो ये आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे और इनकी जब रे डायग्राम देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट कैसे इफेक्ट हो रही है जब हमारी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, जैसे एग्जांपल, आप अगर पेंसिल को डिप कीजिएगा पानी में तो आपको लगेगा कि नहीं पेंसिल यहाँ से टूट गई है। तो ऐसे में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्ट है, तो जब वो पानी में एंटर करती है तो कुछ एंगल से बेंड हो जाती है। तो जिस एंगल से बेंड होती है, हमें भी उसी एंगल से पेंसिल ऐसा लगता है कि यहाँ से टूट चुकी है। असल में टूटी नहीं होती, वहाँ से बेंड होती है। तो उस बेंड होने की वजह से हम इन सब फिनोमेना दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के क्या 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 कारण है, कि ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। रिफ्रैक्शन आपने भी पढ़ा कि रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट जो है एक मीडियम से, ईयर से, या फिर एक अगर मीडियम को हम ईयर मान लें, दूसरे मीडियम को हम यहाँ पे वाटर मान लें, जैसे यहाँ पे हम इसको वाटर मान लें कि ये वाटर ही है, और दूसरा हमारा ईयर। तो ये ईयर से जब वाटर में लाइट जाएगी तो वहाँ से कुछ एंगल से, जैसे वो वाटर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वहाँ से कुछ एंगल में बेंड हो जाएगी। उस बेंड को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है, बेंड उसमें क्यों आता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ये देखो, ये बेंड आता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। आपको भी मैंने बोला कि दो टाइप के हमारे पास मीडियम होते हैं। एक हमारा होता है रियल रियल मीडियम, और दूसरा हमारा होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम और रियल मीडियम का अगर आप ढंग से मतलब देखें तो उसका सिंपल सा मतलब है कि रियल मीडियम जहाँ पार्टिकल्स होंगे, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप ही होगा, काफ़ी लार्ज होगा, गैप ही और लार्ज होगा। वहीं डेंसर मीडियम में गैप ही होता है, वो स्मॉल होता है। अगर इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप सब्जी मंडी होगी, सब्जी मंडी में क्या, अगर आपको जाना तो आपको धीरे 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 चल चल के जाना पड़ेगा। मतलब कि काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे, तो आप इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकते।
वहीं अगर एक हाईवे की बात करें तो आप गाड़ी जो है एकदम मतलब 100-200 की स्पीड पा सकते हो आप, तो ऐसा कि वहाँ पे सर गैप बहुत ज़्यादा है, गैप लार्ज है, इसलिए स्पीड आपकी कैसे होगी, फास्ट। वहीं जहाँ क्राउडेड प्लेस है वहाँ गैप कम है तो आपकी स्पीड कैसे होगी, स्लो। तो सेम केस होता है लाइट में, जिन सबस्टांस में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है उन सबस्टांस में स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्ट हो जाती है, बजाय कि उन सबस्टांस में जिनमें गैप होता है बहुत कम होता है। जैसे वाटर हो गया, हमारी डेंसर है, जैसे आपने अपना डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है ये, पूरा नहीं कर सकते हम, पर थोड़ा बहुत है। जैसे कि हमारा डेंसिटी में होता है कि जैसे कि जो ग्लास और वाटर है वो ज़्यादा डेंस है एज कम्पेरिजन टू एयर, उसके साथ अगर हम इसको रिलेट करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा वाटर ज़्यादा डेंस है, एयर कम डेंस है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्ट रहेगी एज कम्पेरिजन टू वाटर, बिकॉज यहाँ पे वाटर में पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है, जो पार्टिकल आपस में काफ़ी पास हैं एज कंपेरिजन टू ईयर। ईयर में क्या होगा, आपको पता है गैसेस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है काफ़ी फास्ट होती है, लाइट को ट्रैवल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो वो फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। पर जैसे ही वो वाटर के साथ स्ट्राइक करी, वाटर अंदर गई जब जैसे वो, तो उसको क्या है कि काफ़ी हिंड्रेंस हिंड्रेंस मतलब कि रुकावटें फेस करनी पड़ी, तो उस रुकावटों के चक्कर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो स्लो हो गई, उसकी स्लो उसकी स्पीड है वो स्लो हो गई, और स्लो हो गई जब, यही तो हमारा रिफ्लेक्शन का कोर्स है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब स्लो स्पीड हो जाएगी उसकी, जब फास्ट स्पीड हो जाएगी, बस स्पीड में जब चेंज आएगा, उस चेंज को आने को हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम देखें कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी डिफरेंट, जो हमारा कोर्स होता है रिफ्लेक्शन का, वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो है डिफरेंट स्पीड है हमारी लाइट की इन डिफरेंट मीडियम, तो इस स्पीड के चलते ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे डोंट कंफ्यूज विद, अगेन मैं कहूँगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे लिख दूंगा अगेन, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो है हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। अब ये जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉ थे, उसी तरह हमारे रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ है कि सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये लॉ तो दोनों मतलब वो सेम ही है कि हमारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे जो है लाई करेगा सेम प्लेन में। और दूसरा लॉ जो होता है, जे रिफ्लेक्शन में था और जे रिफ्लेक्शन में भी है। तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि वही द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल टू अ सरफेस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, वही जो लॉ हमने पहले पढ़ चुके हैं एक और। दूसरा जो हमारा लॉ है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके रिपोर्ट्स में या फिर 10th लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता, ये +2 लेवल का काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, 10th लेवल पे इतना नहीं है और नहीं ज़्यादा पूछा जाता ये, तो आपको फिर भी याद रखना इसको। द रेश जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो इसका द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट। मतलब कि नहीं समझाएगा तो मैं समझाता हूँ, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे, कि जो हमारी रेशो होगी किसकी, इंसिडेंस एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की, वो कांस्टेंट होगी। बट यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ साइन। साइन क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर अब तक नहीं पढ़ी तो आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, जो हमारे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 6 फंडामेंटल रूल्स होते हैं, मतलब कि चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको साइन का मतलब नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ोगे अपने 10th क्लास में, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन कोस कोटेंजेंट कोट टेंजेंट, ये सब आपको बातें ट्रिग्नोमेट्री में पता चलेंगी अपने मैथ्स में। मैथ्स और फिजिक्स काफ़ी इंटररिलेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि साइन और साइन आर साइन आई क्या है ये, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इस स्नेल लॉ का एक्चुअल में मीनिंग क्या था। यहाँ पे आपको एंगल मेरे हिसाब से तो इतना समझ नहीं आएंगे ये।
अगेन इस लॉ को दोबारा बोल देता हूँ कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, साइन इसको ऐसे लिखते हैं हम, जिस सिन नहीं पढ़ते उसको साइन पढ़ते हैं, एक्चुअली में ये ऐसे लिखा था साइन, बट इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं साइन। साइन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज कांस्टेंट, ठीक है। और इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज, अगर कहीं आपसे पूछ लिया कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ये है हमारा स्नेल्स लॉ। और ये दो लॉ है जो हमारे रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ है। लो यार, अगर हम समझ देखें कि रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा, कि क्या था रिफ्लेक्शन का मीनिंग, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझेंगे और साथ में ही हम रिफ्लेक्शन को भी दोबारा देख लेंगे इसी स्लाइड में कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आपस में कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या था? रिफ्लेक्शन का मीनिंग था बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट का बेंड होना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब जो बेंड का वो किया है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब आपको मैंने मीडियम बताया कि मीडियम क्या होते हैं हमारे, मीडियम होते हैं सब दो टाइप के हमारे। कोई भी ऐसा सबसे पहले मीडियम क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच जहाँ से हमारी लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है उसको कहते हैं हम मीडियम। और दूसरा, मीडियम कितने टाइप के होते हैं सर, रियल एंड डेंसर। रियल टाइप के कौन से मीडियम देखे हमने, एंड डेंसर। यहाँ पे पहले देखते हैं एक बार। रियल कौन से होते हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड जो काफ़ी फास्ट होती है लाइट की। यहाँ पे डेंसर में स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। और इस स्लो और फास्ट के जो डिफरेंस की वजह से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जब इन दोनों की वजह से ही हमारा जो डिफरेंट स्पीड आती है हमारी, जब एक लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, इसी की वजह से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये था रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी की रिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और मीडियम कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं सर, एक रियल एक डेंसर। रियल कौन सा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्ट रहेगी, यहाँ पे उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ट्रैवल करने में। और डेंसर कौन सा होते हैं हमारे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहेगी और वहाँ पे उसको कुछ हिंड्रेंस मिलेगी, मतलब कुछ रुकावटें मिलेंगी ट्रैवल करते समय। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, हमारा ग्लास हो गया, जैसे कैसे हमारे रियल डेंसर मीडियम है। ये डेंसर और रियल मीडियम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं। अब वाटर जो है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में कम डेंसर है, तो इसका मतलब कि वाटर जो है हमारा लाइट है, रियल मीडियम है एज कंपेरिजन टू ग्लास। तो वहीं अगर बात करें हम ईयर और वहीं अगर बात करें हम ईयर एंड वाटर की, तो हमारा ईयर जो है वो ज़्यादा रियल है, ईयर हमारा रियल है। पर अभी मैंने जैसे आपको बोला कि अगर हम बात करें ग्लास की और वाटर की, ग्लास एंड वाटर की, तो हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा रियल है। तो ये रियल और डेंसर एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब जिनका एक दूसरे के साथ साथ जो है चेंज हो सकती हैं, कंडीशन के हिसाब से जो चेंज होती हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव टर्म्स। या कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कि हमारा कौन सा, हमें दो मीडियम दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में से हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा रियल है, कौन सा ज़्यादा डेंसर है। अब बात करेंगे हम कि रियल और डेंसर हमें पता कैसे चलता है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे मैं बोला कि रिफ्लेक्शन में देखते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन क्या था हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन था हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमारा बाउंसिंग बैक था। और यहाँ पे भी दो लॉ थे हमारे रिफ्लेक्शन में, हमने टू लॉस पढ़े थे। एक लॉ तो दोनों कॉमन है कि द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ यहाँ पे था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो वहीं पे दूसरा लॉ था हमारा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये थे हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कोई मीडियम कितना डेंस है, कितना रियल है। ये हम कैसे पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो यार, इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आज से ज़मीन में देखा। जो इंस्ट्रूमेंट अगर आपके स्कूल में है, वैसे मैं भी सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ, पर मैंने आज तक देखा जाए
तो आप अपने आप को लकी मान जाए, क्योंकि ये बहुत से स्कूल्स में नहीं होता। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर। इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेजर करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मतलब कि कितना चेंज आया हमारी लाइट में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। वही जो हम स्पीड, जो हम मैंने पहले बात की कि हम कैसे बताते हैं कौन सा मीडियम कितना लाइट है, कितना डेंस है, वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर, कि चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि कितना चेंज आया, कितनी उसकी स्पीड में चेंज आया, कितनी बोलते फर्क आया कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। और किसकी हेल्प से उसको मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप करते हैं, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी दो टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमारा कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे ईयर में है, या फिर इसको वैक्यूम में मान सकते हैं, वैसे सेम ही आती है दोनों में, तो हम देख लेते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एक मिनट इसको रेज कर दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि जो हमारे, एक मिनट को, हाँ नहीं है, ठीक है, जो हमारी स्पीड जो है लाइट की, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में हम अगर किसी में डिनोट करने होगा तो हम उसको डिनोट करते हैं बी से। तो ये सिंपल सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी लाइट है वो कितनी है किसी मीडियम में, अगर इसको चेंज हमें पता करना है कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब कोई मीडियम कितना डेंस है, कितना वो रियल है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टाइप के होंगे, एक पहला एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसको हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईयर, और कोई दूसरा मीडियम लेंगे, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। और एक हम लेंगे रिलेटिव में, इन दो मीडियम को हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेट एब्सोल्यूट की। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि स्पीड ऑफ लाइट ईयर में कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है किसी मीडियम में, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हमारे मान लिया हमने कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें वाटर में, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, नहीं आई थिंक ये ग्लास में होती है, हाँ, इसकी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, ये हमारे आगे किसकी स्पीड, ये हमारे आगे, एक मिनट इरेज करता हूँ इसको, ये हमारे आगे स्पीड ऑफ लाइट, और ठीक है यहाँ पे आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी ग्लास, यहाँ पे ग्लास। तो ठीक है, कितनी हुई यहाँ पे, अगर आप इसको 10 से ये कट हो जाएंगे आपस में, बचेगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, 3/2, इसका मतलब यहाँ पे है 1.5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, अब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चला कि किसी मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वहाँ पे लाइट अगर ट्रैवल करती है तो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये हमें पता चला विद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहाँ पे सर ये 1.5 है, इसका मीनिंग क्या था, इसका सिंपल सा मीनिंग था कि जब हमारी लाइट जो ट्रैवल करेगी हमारे ग्लास में, तो वो 1/5 पार्ट से ट्रैवल 3/2 पार्ट से ट्रैवल करेगी ग्लास में, एज कम्पेरिजन टू अगर वो लाइट में एयर में ट्रैवल करती है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल से ट्रैवल करेगी, मतलब कि 3 × 10⁸ से ट्रैवल करेगी। बट जब वो हमारी ग्लास, मतलब एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम ही है ना जहाँ पे लाइट ट्रैवल कर सकती है, तो जब वो ग्लास में ट्रैवल करेगी तो अपनी वो 3/2 पावर से ट्रैवल करेगी, मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी वो, उसकी स्पीड रह जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट।
इसका फॉर्मूला सबसे मेन होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एन इजक्वल टू, इरेज कर दूंगा लेसन को, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, एन इजक्वल टू सी अपॉन बी। सबसे मेन इसका फॉर्मूला ये याद रखना आपने, क्वेश्चन बैंक में यूज़ होगा। अभी अगर चैप्टर इतना समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 90 सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर को 80% ही लगभग समझ आता है, बाकी चैप्टर कब समझ आएगा सर बात। फिर ऐसे बड़ी परेशानी वाली बात है कि 80% अभी आया समझ, तो बाकी 20% क्या। देखो यार 20% आपको समझ आएगी जब आप उसको सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है। मेरी वीडियोस देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप उसको सेल्फ पढ़ो, ये नहीं कि वीडियो देख ली बस हो गया काम, नहीं, सेल्फ पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। अराउंड 70 to 80% ज़्यादा सही रहेगा कि 70 to 80% आपको समझ आता है जब आपको कोई पढ़ाता है। यहाँ पे अगर टीचर से लिखूंगा, टीचर से आपको समझ आता है, टीचर से। बाकी का आपको लगभग 10% समझ आता है सेल्फ स्टडी से। पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर अच्छा तो आपको 70-80 आएगा, वरना 50 आता है कईयों को, ठीक है। और बाकी सब बचा हुआ 10% जो है वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। जब आप उस चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिविजन करोगे, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से, और सर कंप्लीट 100% आपको समझ आएगा। वो चैप्टर की बात करूँ ना, आप एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बिल्कुल नहीं समझ सकते क्योंकि वो इतना डिटेल होते हैं कॉन्सेप्ट, बट जो आपके सिलेबस में वो आपको 100% कब समझ आएगा, जब आप उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन कर लोगे, तब आपको रिविजन प्लस प्रैक्टिस जब आप मल्टीपल टाइम कर लोगे तब आपको चैप्टर कंप्लीटली समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आपको 70-80% अगर समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, जब हम उसको और अच्छे से दोबारा वन शॉट में देखेंगे, जब हम डॉट क्लास देखेंगे, तो उसमें आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस समय जो आपको छोटी छोटी बातें समझ नहीं आ रही, या तो उनको कमेंट बॉक्स में डॉट में पूछ सकते हैं, या उन बातों को भी थोड़ा छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमें 3-4 दिन में हम एक, या आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को वैसे भी खत्म करने वाले हैं, कि 3-4 दिन में हमारा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा विद द क्वेश्चंस। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सर चैप्टर हमारा हुआ है। अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता इतना। पर क्या नहीं चलता कि सर इन दी एंड हमें समझ आना चाहिए, ये हमारे सबसे मेन मोटिव है कि सर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि अभी चैप्टर हमारा समझ नहीं आया, अभी क्वेश्चन नहीं आते हमें। एक बार चैप्टर कंप्लीट सो कंप्लीट, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत याद करेंगे ताकि तबाही मचा दो, ठीक है। बोलते हैं कि टाइम ऐसा है कि आज के टाइम पे आपको बेल्ट से ऊपर ऊपर रह के बात नहीं कर सकते हैं। जब आपको जीतना है तो आपको कई बार बेल्ट के नीचे भी वॉर करना, अटैक करना पड़ेगा। वॉर कह दिया मैंने, अटैक करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको ये कहना कि आप एकदम अहिंसक हो जाओ, मतलब कि आपको अपनी लिमिट्स एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। कह रहा हूँ नेगेटिव मैनर मतलब लेके आना उसको कि आप स्कूल में दंगे बरसात कर दो, नहीं, आपको अपने काम में 100% डालना पड़ेगा, बस ये कह रहा हूँ मैं। तो यार देखते हैं, इसको मैनेज कर दूँ अभी। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक मिनट, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम से समझा रहा है रिलेटिव। मैंने पहले कहा था कि जब भी आपको रिलेटिव वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन होगा, किसी दो चीज़ों की बात होगी। तो इसमें भी रिलेटिव की बात क्या है कि वन मीडियम और दूसरा कोई अनदर मीडियम। यहाँ पे सर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दो मीडियम थे, एक हमारा ईयर था और दूसरा हमारा कोई मीडियम था, नहीं, यहाँ पे एक मीडियम हमारा फिक्स था। यहाँ पे फिक्स है कि ईयर होगा, ईयर होगा, नीचे उसकी जो मन चाहे, चाहे ग्लास आए, चाहे वाटर आए, या फिर हमारा अल्कोहल आए, जो कोई भी और लिक्विड आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर मानो वाटर हो सकता है, नीचे हमारा ग्लास हो सकता है, जो ऊपर ग्लास हो सकता है वाटर हो सकता है नीचे। तो यहाँ पे मीडियम फिक्स नहीं है, बस दो मीडियम की हम बात करेंगे, चाहे किन्हीं दो मीडियम की हम बात करें। पर यहाँ पे हमारा फिक्स था हमारा एब्सोल्यूट में कि हम ईयर की बात करेंगे किसी और मीडियम के साथ, तो यहाँ पे हम दो मीडियम का आपस में कंपैरिजन देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिर से रेस रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो यार हम जब भी बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि वाटर, ठीक है, वाटर को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाटर विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट
टू, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, वरना ऐसे तो पूरे पेज ही भरते रहोगे आप, साइंस में शॉर्ट फॉर्म्स काफ़ी होती हैं आपके लिए। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एन मतलब रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो पहले हमने बोला है वो हमें पहले, और जो हमने सेकंड बोला है वो सेकंड में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिखा है एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर रिफ्रैक्टिव, ये यहाँ से ऐसे, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है, सर इसका होता है हमारा कि हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अब हम मीडियम यहाँ पे जो हमने लिखी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, तो इसका सिंपल सेम पेज इसमें लिखा कि एन टू वन लिखा है इसमें, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पे आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो मतलब कि एन टू वन इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। यहाँ पे ऊपर लिखना अगर नहीं समझाएगा इस जगह आपको, एन टू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। और हमारा एब्सोल्यूट का कितना होता है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये दो चीज़ें आपको इस स्लाइड से बिल्कुल याद रखनी है कि क्या होता है। ये अगर आप नहीं याद रखोगे रिफ्रैक्टोमीटर होता है डिवाइस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये चीज़ ऐड कर दी थी, ठीक है। या तो बात करते हैं हम कि बेंडिंग ऑफ लाइट कि अगर अच्छे से समझाऊँ तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे दो मेन फॉर्मूला थे, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। एन मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज इक्वल टू हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, वी हमारा मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और यहाँ पर अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर हम यहाँ बात करें सर, अब हमने इतनी चीज देख ली कि हमारी लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन में है, लाइट बेंड होती है। अब उसके बाद हमने इसका कोर्स भी देख लिया, रिफ्रैक्शन में बेंड होती है लाइट, ठीक है। बेंड क्यों होती है सब, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीडियम। हमने डिफरेंट मीडियम, अब हमने ये भी देख लिया कि डिफरेंट मीडियम होते हैं हमारे, ठीक है। मीडियम कौन कौन सा होता है, रियल, हमारे रियल एंड डेंसर। उन मीडियम्स का पता कैसे लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ये भी देख लिया कि कौन सा हमारा रियल होगा, कौन सा हमारा डेंसर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर लाइट बेंड होगी, इतना तो हमें पता है, क्यों होगी कैसे होगी ये भी हमें पता लग गया। बट सर कहाँ होगी, मतलब कि लाइट बेंड होगी दो तरीकों से बेंड हो सकती है, या तो लाइट पास आ सकती है, दूर जा सकती है, ठीक है। मतलब या तो अगर हम ये बात करें कि लाइट एक जैसे एंगल, जैसे कि मान लो यहाँ से ये है, ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा सरफेस पर गया नॉर्मल, तो सर या तो लाइट यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आ सकती है, जब मुझे सॉरी गलत कर दिए थोड़ा मैंने दोबारा बताऊँ उसको, या तो सर यहाँ से टकराने के बाद ये दूर जा सकती है यहाँ से, मतलब नॉर्मल से या एंगल बना सकती है, या तो सर नॉर्मल से टकराने के बाद ये अंदर की तरफ झुक सकती है, या तो बाहर की तरफ जाएगी या अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट अंदर की तरफ जाएगी, कौन सी लाइट बाहर की तरफ जाएगी, हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अब बैंड कैसे होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट जो है पहले रियल मीडियम में थी, फिर किस मीडियम में गई, सर डेंसर मीडियम में गई, ठीक है। रियल से डेंसर में मतलब कि पहले लाइट कहाँ थी, या तो एयर में थी या वैक्यूम में थी, ये हमारे दो रियल मीडियम होते हैं। बट एक और बात याद रखना कि रियल मीडियम एक मीडियम जो है एक रिलेटिव टर्म है जब हम बात करते हैं,
फिलहाल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि रियल मीडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एयर, और यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वाटर का। ठीक है, डेंसर मीडियम में। तो सर यहाँ पे अगर इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे लाइट कैसे बेंड होगी? क्या लाइट नॉर्मल ये पहले हमारा सरफेस मानते हैं हम, ये हमारा सरफेस, ये हमारा आगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन, perpendicular imaginary line drawn on any surface, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तब हम बात करते हैं कि रियल मीडियम से डेंसर, मतलब कि अब लाइट कैसे, लाइट यहाँ पे कैसे, ये देखना पहले लाइट रियल मीडियम में से यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ पे जैसे स्ट्राइक हुई, पहले क्या था उसको खुली आज़ादी थी कि मतलब यहाँ मत भाग वो। अब डेंसर में क्या उसको आज़ादी कम होगी, तो मतलब कि वो थोड़ा अंदर तरफ झुक जाएगी। जैसे होता है आपके फ्रीडम कम हो जाए तो आपके मतलब थोड़ा फ्री बनना स्टार्ट होता है कि आपके सेक्शन लग जाएंगे। अब आपको ज़्यादा डेंसर में क्या होता है, सेक्शन ज़्यादा होती है, हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, रुकावटें ज़्यादा होती हैं। तो बोलते हैं जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएँ तो क्या होता है कि थोड़ा स्लो रहता है स्पीड, और स्पीड स्लो होने की वजह से हमारी ये होती है कि वो ज़्यादा अंदर झुक जाती है लाइट। जैसे यहाँ पे झुक गई, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा थी, ये हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण वो लाइट का एंगल क्या हुआ, अंदर की तरफ झुक गया। लाइट लाइट अंदर की तरफ क्यों झुकी? सर यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो गई, स्पीड स्लो होने के कारण वो अंदर की तरफ ज़्यादा झुक रही है। ठीक है, और हम बात करते हैं सेकंड केस की। यहाँ पे हमारा डेंसर से रियल मीडियम, डेंसर से अगर रियल की बात करेंगे, यहाँ से मानो हम अब केस अपोजिट करते हैं, वाटर से एयर तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, वो अगेन ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, यहाँ से जे, अब यहाँ से, अब ये हमारा जो आगे वो हमारा वाटर, जो कौन सा मीडियम है, वाटर, ये हमारा एयर। ठीक है, वाटर में लाइट आई आई यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, मतलब कि ऐसी यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद कि वो कहाँ से पहले चली हुई, डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम में पहले से रुक रुक के आ रही थी, जैसे वो ईयर में गई एकदम से फास्ट हो गई। फास्ट कैसे होगी? बिकॉज यहाँ पे उसको कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, तो अपनी फ्रीडम से जहाँ मुझे घूम सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, वो फास्ट हो गई। एक एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छा से, जो बोलते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएगा कि ये क्या होता है। देखिए वही मैं दोबारा लूँगा सब्जी मंडी वाला एग्जांपल, कि मान लो कि आप चलो सर सब्जी मंडी छोड़ो इस बार, आप एकदम क्राउडेड प्लेसेस हो, जैसे कि मार्केट में हो। ठीक है, मार्केट में हो, मार्केट से अगर हाईवे में निकलते हो, ठीक है, मतलब गली रोड से अगर आप हाईवे में निकलते हो तो कौन सा हुआ जे, गली रोड हमारा कौन सा हुआ, गली रोड हुआ सर हमारा एक डेंसर मीडियम। क्यों? यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, सड़कें छोटी छोटी, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जी कौन सा वीडियो हुआ, डेंसर। डेंसर हुआ जी कौन सा हमारा, रियल। रियल क्यों हुआ सर? यहाँ पे सड़कें बहुत बड़ी हैं और ऊपर से कोई रुकावट नहीं, स्पीड लिमिट आप कितनी भी क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे डेंसर से रियल गई तो आपकी क्या स्पीड ऑफ लाइट की फास्ट हुई, तो आपने किया इसको, समझ लो आपने अपने बाइक की गाड़ी, बाइक और ज़्यादा बोलते खींच दी आपने, बाइक और ज़्यादा खींच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड आपकी स्लो थी पहले ही, आप धीरे धीरे चल के आ रहे थे, यहाँ पे एकदम से आपने किया कि यहाँ से स्पीड एकदम आपकी फास्ट हो गई। फास्ट होने के कारण आप अंदर की तरफ नहीं झुकोगे, फिर तो आप बोलते हैं कि हाथ में नहीं आने पड़े। तो कैसे हुआ कि यहाँ की एंगल हुआ, ये एंगल, एंगल को हम थीटा मानते हैं। थीटा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मैथ्स में, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा थीटा टूटा कॉन्सेप्ट है। थीटा में जो आपको साइन कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा नहीं समझाएगा, बिकॉज आप मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो वैसे थीटा होता है, थीटा एक एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल ज़्यादा बन गया। ठीक है, एंगल ज़्यादा बन गया और स्पीड ऑफ लाइट जो है काफ़ी फास्ट हो गई, जैसे हमारी डेंसर से रियल मीडियम आई। और ये कैसे बैंड करी सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल ज़्यादा बड़े होने के कारण कैसे बैंड हुई हमारी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे देख लेना, जस्ट कर लेना, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस केस में सर, फर्स्ट केस में जब हमारे डेंसर से मीडियम में, डेंसर से हमारी रियल मीडियम में गई तो लाइट कैसे बैंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब दूसरा केस मानते हैं हम सर, जब हमारी लाइट हुआ रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो अगर हम बात करें अब आप क्या कर रहे हो कि सर पहले तो आप हाईवे में थे। ठीक है, पहले आप थे हाईवे पे, अब आप कहाँ आ गए, मार्केट में। तो हाईवे में तो आपकी स्पीड काफ़ी फास्ट थी, पर मार्केट में जैसे आप एंटर हुए तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो।
स्लो क्यों होगी? क्योंकि सर एक्सीडेंट होने और क्राउडेड प्लेस ज़्यादा है, तो आप एक्सीडेंट से बचोगे और धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप अंदर की तरफ झुकोगे। अंदर की तरफ झुकोगे मतलब स्लो हो जाओगे। स्लो होने के कारण क्या होता है, आप अंदर की तरफ झुकोगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर जब हमारी जो लाइट है वो जब रियर से डेंसर में आती है तो वो क्या करती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब एक और केस होता है यार, इसका मतलब कि मैं अगली स्लाइड में बताऊँ, वरना यहाँ पे काफ़ी समझ नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है ये। पहले दो केस आपको पता चल गए कि हमारा सब लाइट की बेंडिंग हमें कैसी हो रही है। सबसे पहले क्या कि या तो हम दो मीडियम होते हैं हमारे पास हमेशा, रियल और डेंसर। तो अगर रियर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो वो कैसे बेंड करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं अगर डेंसर से रियल मीडियम में जा रही है तो वो कैसे बेंड करेगी, वो करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी, मैंने केस लिखे हैं। पहला केस हमने वही जो भी पढ़ा हमने, सेकंड केस पढ़ा हमने। तीसरा केस होता है कि लाइट जो है पहले किसी एंगल पे गिर रही जाके, जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाता हूँ तो ये सरफेस, ठीक है। अब पहले क्या था कि जी हमारा नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया मतलब पहले किसी एंगल से गिर रही थी लाइट आके, मतलब किसी नॉर्मल के साथ कोई एंगल बन रहा था हमारा। एंगल कितना बन रहा था हमें नहीं पता, पर एक एंगल बन रहा था हमारा। तो ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा था कि बेंडिंग हो रही थी, कि बेंडिंग या तो अवे हो रही थी या तो वो टुवर्ड्स हो रही थी या अवे हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे टुवर्ड्स और यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अब मैं कहता हूँ कि सर नहीं, अब किसी एंगल से नहीं गिर रही लाइट, या तो एंगल 0 डिग्री से गिर रही है या 180 डिग्री से। मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि लाइट अगर यहाँ से गिरे बिल्कुल ठीक इस नॉर्मल के मतलब परपेंडिकुलर इसके गिरे लाइट है यहाँ पे, तो सर क्या ये बेंड होगी? तो आंसर है नहीं, ये बेंड नहीं होगी और सीधी ही निकल जाएगी। तो इस केस में नो बेंड, मतलब कि ये बेंड ही नहीं होगी, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई या टुवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में ये बेंड ही नहीं होने वाली जब हमारी लाइट जो है परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। ठीक है, ये थे हमारे 3 केस। सबसे पहला केस कि जब जो कौन सा मीडियम है रियर से डेंसर जाएगी तो कैसी ट्रैप बेंड होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब हमारी डेंसर से रियर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और तीसरे केस में अगर पेंडिकुलरली गिर रही है लाइट तो वो बेंड ही नहीं होने वाली। ये थे हमारे 3 केस। तो ठीक है, अगर फैक्टर्स हैं और उसके बाद ये कुछ टेबल। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगेन अगर आप भूल गए हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है कि लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता होगा ना, कि ऐसा तो नहीं सभी केसेस में ये ट्रू ही है, नहीं है ट्रू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस केस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले नेचर, कि हमारा मीडियम कैसा है, किस चीज़ में कितनी लाइट हमारी बेंड करेगी, जो हमें पता चलेगा कि हमारा मीडियम कौन सा। सबसे पहले मीडियम के बारे में अगर हमें पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि इस केस में लाइट कितनी बेंड कर रही है या कितनी बेंड नहीं करेगी। और एक और बात याद रखना कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, मतलब कि देख के आपको लगता है कि इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई रहने वाली है, कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम में होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उतना ही ज़्यादा हाई होगा, मतलब कि उसमें लाइट उतना ही ज़्यादा बेंड करेगी। और दूसरा हमारा आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ का आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है कि जो हमारी लाइट कैसे ट्रैवल करती है, क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म में। ठीक है, इन दो क्रस्ट के बीच की डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, या इन दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं, एक मिनट को, हाँ, इन दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पे जैसे दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे ये है, इसको हम कहते हैं, ये दो क्रस्ट, ये दो ट्रफ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, जिस लाइट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उस लाइट का उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है ना, कोई चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ होगी वो करेगी डिक्रीज। जैसे मानो कि क्या एग्जाम्पल तो मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम पे।
तो आप चलो एग्जाम्पल में कुछ टाइम पे याद नहीं आता कोई भी, तो ऐसा मान लेना कि ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ इंक्रीज कर दी है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज करेगी। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो तो जो आप स्टडी टाइम इंक्रीज कर रहे हो, स्टडी अच्छे से कर रहे हो, तो आपके मार्क्स भी कैसे जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपके मार्क्स भी अच्छे होते जाएंगे, जितना आप स्टडी करते जाओगे उतने मार्क्स आपके अच्छे होते जाएंगे। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये साइन होता है, ये वाला ये साइन होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये होता है इसके नीचे जो भी हमारी चीज आती है उसको हम यहाँ करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। तो डायरेक्टली का जे हो गया हमारा, और इन्वर्सली का हमारा जो कंप्लीट साइन होता है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब स्टडी आप जितनी अच्छी स्टडी करते हो उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ बढ़ने से आपको दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है। और इन्वर्सली करता है कि जितना आप, और यहाँ पर बताऊँ मैं, कि जितना पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, मतलब कि स्पेंड अगर ज़्यादा करोगे आप, स्पेंडिंग आपकी ज़्यादा होगी, तो आपकी सेविंग जो है अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पैसा ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, बचा कम रहे हो, तो एक चीज़ करने से आपकी दूसरी चीज़ पर डायरेक्टली फर्क पड़ेगा। तो फर्क या तो सीधा सीधा मतलब कि जैसे कि आपके स्टडीज़ के एग्जांपल मैंने बताया कि स्टडीज़ में अगर अच्छी करोगे आप तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो वहीं अगर आप पैसा कैसे लोगे, ज़्यादा खर्चोगे आप, तो आपकी सेविंग जो है वो उतनी कम होती जाएगी। अगर आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अगर आपकी स्पेंड, तो मतलब कि आपस में रिलेट होते हैं, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये दूसरे के बढ़ने से पहला वाला कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यार एक चीज़ आपको समझ आएगी, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है सबसे पहले कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा मीडियम पे। और दूसरा हमारा डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसका उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब यहाँ पे देखना कि जो रेड कलर होता है ना उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और जो ब्लू कलर होता है हमारा, वायलेट कलर होता है हमारा, उसकी लीस्ट वेवलेंथ होती है। सो व्हाट यू कंक्लूड, आपको इससे क्या समझा रहा है। अगेन मैं कहता हूँ कि रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ है और वायलेट कलर की लीस्ट वेवलेंथ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किस लाइट के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन समझ नहीं है तो दोबारा पढ़ना इसको, कि अगर हमारा रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ है और ब्लू कलर वायलेट कलर की लीस्ट वेवलेंथ है, तो कौन से कलर के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैक्सिमम होगा। और ये याद रखना कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ ही होती है हमारी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये एन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है, और ये लैम्डा इसको जो सिंबल होता है वेवलेंथ का। वैसे ये सब चीज़ आपने 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा कि किस कलर के लिए हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होगा और किसके लिए। एंड यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट किसके लिए होगा, बस आप समझ जाओगे। अगर मैक्सिमम आपको पता लग गया तो आप लिस्ट वाइज निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। और यहाँ पे मैंने कुछ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं मटेरियल के, तो आप इनको डायरेक्टली ही याद कर लेना कि जैसे हमारा ईयर का आपको याद रखने की जरूरत नहीं दिया है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। सेकंड आपको वाटर का याद रखना है, और तीसरा आपको ये ग्लास का याद रखना है, और यहाँ पे आपको डायमंड का भी याद रखना है कि डायमंड का कितना होता है। यहाँ पे डायमंड, ग्लास, वाटर, और तो उसमें आपकी काम करेंगे। जैसे ऑयल का याद सकते हो आपकी, ऑयल का कितना होता है। ठीक है, सिर्फ इतना हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब के तीसरा जी आप देखो डायग्राम में, जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको एक ग्लास स्लैब दी जाएगी, आपको पता चलेगा ग्लास स्लैब कैसे। ये ग्लास स्लैब एकदम ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, और ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी चीज़ जो बात की बात है, पर ये ग्लास स्लैब देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये ग्लास स्लैब देख लो, यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है। जैसे वो स्ट्राइक की, जो हमारा कौन सा है, जी कौन सा मीडियम हमारा हुआ है, जो हमारा रियल मीडियम। ठीक है, जैसे वो स्ट्राइक की वो बैंड हुई, और जैसे ही वो निकली दोबारा फिर से बैंड हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियर से डेंसर में गई पहले लाइट, डेंसर से फिर रियल मीडियम में गई। इस बैंडिंग होती गई, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि लाइट कैसे बैंड हो रही है और
इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं आपके समझने वाले कि लेटरल शिफ्ट नाम का एक शब्द होता है। उस लेटरल शिफ्ट को हम समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ग्लास स्लैब के अंदर एक रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ग्लास स्लैब के लिए, क्योंकि ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसमें हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्लेक्टिव, हाँ रिफ्लेक्शन होता है हमारा, जो हमारी लाइट की बेंडिंग होती है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, इसलिए हम ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हमारी जो ग्लास स्लैब के थ्रू जैसे रिफ्लेक्शन होती है उसकी मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि लाइट हमारी कैसे बेंड होती है, कितने, और जो हमारी लाइट जो है अगेन रियर से डेंसर में आते हैं उसकी बेंडिंग कैसे होती है, और हमारे लेटरल शिफ्ट नाम का शब्द होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और एमरजेंट रे क्या होती है हमारी, जैसे एमरजेंट रे क्या होती है हमारी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इसमें डायग्राम में बनाए हुए हैं। तो इस डायग्राम को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, इसे काफ़ी अच्छे से बनाई है मैंने। तो मैं आपके हाईलाइटर के थ्रू, जो मतलब कि ये लेज़र पॉइंटर के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कहाँ से देख क्या कहाँ याद रही है, ताकि आपको नोट्स जो आप इसके पढ़ो आप, तो आपके डायग्राम समझने में याद दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले हमारे हमने बनाई यहाँ पे दो नॉर्मल, एक ये नॉर्मल हो गया हमारा N1 N12, ठीक है, और दूसरा हमारा नॉर्मल हो गया N2। चलो इसे मैं आपको साइड में करता हूँ, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। सबसे पहले हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल कौन सा हमारा, ये हमारा पहला नॉर्मल है, ये हमारा N1 और एंड N1 डैश, ये हमारा पहला नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या, एक नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन अ सरफेस, ठीक है। कोई भी एक इमेजिनरी अपना अपनी मर्जी से ड्रॉन की है वो लाइन, कहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर करेंगे हम सरफेस के, उसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल क्या है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं अभी। पर हमारे इंसिडेंट रे, जी हमारी इंसिडेंट रे ऐसे स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहले हम मीडियम की बात करते हैं, उससे पहले मीडियम कौन से हमारे, ईयर एंड सेकंड ग्लास। ईयर कौन सा हमारा रियल मीडियम है, ग्लास कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से इंसिडेंट ए आई, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, किस एंगल से आई, उसको उस एंगल का हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ से वो नॉर्मल सा जो एंगल बनाएगी उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और बैंड हुई, और ये बैंड कैसे हो गया, अब हमें पता है इसका, जो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि सब ये रियल से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये कैसे बैंड होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से बैंड हुई, ये बैंड हुई यहाँ से, तो यहाँ से बैंड हो किसने कौन सा एंगल बनाया हमारा, यहाँ से इसने एंगल बनाया हमारा रिफ्लेक्टिव का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड एंगल उसने जो बनाया हमारा, उसका नाम दिया R1, ठीक है। और यहाँ से वो निकली गई गई अंदर, और यहाँ से जिस इसका सरफेस ड्रॉन होगा, मैंने ये तो बनाया नहीं बिकॉज डायग्राम से काफ़ी वो मतलब होच पोच रहता है आपको, कि आपको समझ नहीं आती कि डायग्राम क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसके जो एंड लाइन है जो नहीं बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो निकलेगी, मतलब ग्लास स्लैब के थ्रू, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एंटर हुई, यहाँ से वो अंदर गई, यहाँ से एंटर गई, अंदर गई वो, तो यहाँ से निकली भी तो है बाहर, ये बाहर भी तो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कि यहाँ से वो एंटर तो हुई, यहाँ से एंटर हुई तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई, मतलब बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई, पर यहाँ से वो बाहर निकलेगी, तो बाहर कैसे निकलेगी, सर डेंसर से रियल मीडियम में जा रही है, तो वो बाहर निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमने एक और नॉर्मल ड्रा कर दिया। नॉर्मल कहाँ ड्रॉन होता है, यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करती है हमारे सरफेस पे, हमारे किसी दूसरे मीडियम पे, वहाँ पे हमारा हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हम नॉर्मल कहीं पे ड्रॉ करते नहीं, नॉर्मल वहीं ड्रॉ होगा यहाँ पे हमारा इंसिडेंट जो स्ट्राइक करेगी हमारे किसी दूसरे मीडियम पर, वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नॉर्मल पहला यहाँ ड्रॉन होगा, ठीक है, और दूसरा नॉर्मल यहाँ ड्रॉन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ ध्यान से कि यहाँ पे अंदर तो गई, यहाँ से अंदर गई, ठीक है। अब ये बाहर निकलेगी, जब बारी बारी आई उसकी, तो बाहर कैसे निकलेगी वो, यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी, बिकॉज वो डेंसर से रियल मीडियम में जा रही है। और जो कौन सा एंगल बनाएंगे यहाँ से, एमरजेंट। इंसिडेंस कहाँ बनाया, जब हमारा अंदर जा रही थी, जो हमारा स्टार्टिंग थी वो इंसिडेंस, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहाँ से एमरजेंट। एमरजेंट मतलब यहाँ से वो बाहर निकलेगी, उस एंगल को कहते हैं हम एमरजेंट एंगल। तो एक बार याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा इक्वल, यहाँ पे लिख दूंगा उसको साइड में, जो हमारा एंगल होता है इंसिडेंस का वो हमेशा इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ एमरजेंट के,
ठीक है, मतलब जिस एंगल पे वो आ रही है उसी एंगल से वो वापस जाएगी, उस एंगल से जिस एंगल से वो एंटर की है ना हमारी उस मीडियम में, वो उसी एंगल से बाहर निकलेगी। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है। अब सर हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ लगा लेटरल शिफ्ट, ये मैं पूरा लिखा हुआ कि लेटरल शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, पर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेटरल शिफ्ट का मीनिंग होता है सर, ये आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, मानो यहाँ पे ग्लास लैब नहीं होती, तो इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस लाइट को बिल्कुल सीधे 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 जाना चाहिए था। मैं फिर से पेन, ठीक है, इस लाइट को बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए था। यहाँ पे जो डॉटेड एरोस मैंने शो किया हुआ है, इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर ये मीडियम हमने जब इसको अंदर प्लेस कर दिया तो लाइट कैसे गई हमारी, लाइट गई हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से फिर से बैंड होकर बाहर चली गई। तो मतलब कि सर जाना तो उसको ऐसी चाहिए था, और ये गई कैसे, अब सर गई तो जब यहाँ से ऐसे गई बाहर, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसकी जिसकी जो जो पैरेलल जो दो लाइन्स आपको पैरेलल दिख रही हैं, जो आपस में पैरेलल चलेंगे अब, ठीक है, ये जो पैरेलल डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस पैरेलल डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब कि चेंज होता है हमारा ओरिजिनल पाथ में, जो शिफ्ट होता है हमारे ओरिजिनल पाथ में और इमर्जेंट रेस पाथ में, उस चेंज को हम कहते हैं, शिफ्ट को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या था। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ कि जिन पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमारी ये जो है इंसिडेंट हुई, बाहर से फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर फिर से बाहर गई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है वह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ इमर्जेंट के, और दूसरा कि लेटरल शिफ्ट होती है हमारी, लेटरल शिफ्ट होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द emergent ray and the original path of a light। तो यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे कि यहाँ से अगर हमारी रियल मीडियम से डेंसर में जाती है तो बैंड आप देख सकते टूवर्ड्स नॉर्मल हुई, और यहाँ पर अगर डेंसर से रियल मीडियम में जाती है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। ठीक है, तो ये स्लाइड ऐसी थी। अब सर जैसे कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती थी, तो वैसे तो हमारी लेटेस्ट शिफ्ट भी किसी चीज़ पे डिपेंड करेगी ना कि हमारे ओरिजिनल पास में कितना शिफ्ट आएगा। ये चीज़ें ये बातें एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेंगी ना। हाँ जी, बातें एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, और कितने फैक्टर्स पे, ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं, इन 4 फैक्टर्स पे हमारी लेटेस्ट शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले आगे हमारा कि जो लेटरल शिफ्ट होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जितनी मोटी हमारी ग्लास स्लैब होगी उसकी लेटरल शिफ्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कि ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ग्लास स्लैब बनाऊँ कि सर जितनी जो ग्लास स्लैब आ गई हमारे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे आप स्कूल में ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थिंग है। आपको थ्योरी में तो समझ नहीं आएगा क्योंकि आप इसका प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में। ठीक है, चाहे आप जिस मर्जी स्कूल से आते हो, आई डोंट थिंक कि कोई स्कूल ऐसा होगा कि इस प्रैक्टिकल को नहीं करवाएगा, वरना प्रैक्टिकल को करोगे ही इस प्रैक्टिकल को। ठीक है, ये हमारे आगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से हमारी, एंड फिर से एमर्जेंट रे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारी थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की उतनी ही ज़्यादा हमारी लेटरल शिफ्ट आएगी। यहाँ पे गलती कर दिया मैंने। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो इसके बीच की डिस्टेंस हुई, जो हमारी डिस्टेंस है इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ये इसकी थिकनेस मतलब इसकी चौड़ाई अगर कम हुई, चौड़ाई कम होने के कारण इसकी डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। और जितनी हमारी थिकनेस पे कैसे डिपेंड करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन का आपको मैंने अभी मतलब तय था कि डायरेक्टली मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जितना स्टडी करोगे उतने ही मार्क्स बढ़ेंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितनी कम करोगे उतने ही कम होंगे। ठीक है, तो कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है। ठीक है, दूसरा कि इंसिडेंट एंगल पे भी डिपेंड करती है हमारी लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इंसिडेंट एंगल पे कैसे डिपेंड करती है सर? अब जैसे मैंने पहले लगा था आपको, अगर परपेंडिकुलर फेंक दो तो क्या कोई डिफ्लेक्शन होगी? कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। तो सर हमारी लेटरल शिफ्ट कैसे आएगी? लेटरल शिफ्ट तभी आएगी हमारे यहाँ कि जब कोई डिफ्लेक्शन होगी, तभी तो हम दो रेस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी, रेस इधर उधर मूव ही नहीं करेंगे, तो हम डिफरेंस कैसे, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही हमारी लेटरल शिफ्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, और तीसरा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब। ये सभी ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे नहीं होते, कईयों के अलग होते हैं, मतलब अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता,
अराउंड 1.5 के आसपास ही घूमते हैं सभी क्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ फर्क होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं पीछे अगर शायद टेबल में हो। ये देखिएगा हमारा कौन सा ये क्वार्ट्ज जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.46। और यहाँ पे क्रोन ग्लास होता है, ये ग्लास की टाइप है, ग्लास कम से कम 10 टाइप होता है। सोडा ग्लास हमारे हो गए, सोडा ग्लास भी टाइप का ग्लास होता है हमारा। तो ठीक है, फ्लास्क मतलब काफ़ी टाइप के ग्लास होते हैं हमारे, तो उन सभी ग्लास पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर हमारी लिटरेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव एग्जांपल आपके सामने ये है कि 1.46 आ रही है हमारी क्वाड ग्लास की, और यहाँ पे कोरोना ग्लास की कितनी है 1.52। ज़्यादातर हम कोरोना ग्लास यूज़ करते हैं जिसकी 1.5 आसपास होती है। ठीक है, और सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि कैसी जो लिटरेचर कैसी होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारी लेटर शिफ्ट भी कैसे होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, लाइट की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि उसकी लेटर शिफ्ट क्या होगी जी ज़्यादा। सिंपल हम ऐसे नोट करते हैं कि ज़्यादा मतलब अपर साइड जो ऊपर की तरफ एरो मारता है इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा है या इंक्रीज है, मतलब कि वो ठीक है। तो इसकी कैसे होगी लेटर शिफ्ट अगर लाइट की जो वेवलेंथ जो है अगर ज़्यादा है, लाइट की कलर की होती है वैसे कि जैसे कि रेड कलर की लाइट होती है हमारे पास, ब्लू कलर की लाइट होती है, ग्रीन कलर की लाइट भी होती है हमारे पास। तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कलर की वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। और ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है इन्वर्सली, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी लेटरल शिफ्ट कैसे होगी, उसकी लेटरल शिफ्ट उतनी ही कम होगी। ठीक है, इसका ये भी मीनिंग होता है। तो ठीक है यार, आज के लिए हमारा इतना था कि आज हमने देखा बेसिकली कि आज हमने कंप्लीट किया हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट। ठीक है, कल हम इसकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे अभी भी उनका दोबारा से रिवीजन हो सके, ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम कल जो है सिर्फ एक पार्ट बचा चैप्टर का, वो है लेंस। तो हम उस पार्ट को कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कल जो चैप्टर एटलीस्ट हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हमारा जो थ्योरी पार्ट है न्यूमेरिकल को छोड़कर, वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जब ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाए, जैसे कल हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद मैं एक डॉट क्लास रखूँगा, लाइव डॉट क्लास होगी वो, पहली बार मेरी लाइव क्लास होगी वो, और वो भी आई थिंक वो 6 बजे ही होगी मेरी, आपको टाइमिंग बता दूंगा पहले। ठीक है, तो वो भी लाइव हम डॉट क्लास रखेंगे। उसके बाद मैकर ख़त्म होने के बाद पर जैसे हम कल लेसन ख़त्म करेंगे उसके बाद हमारा मैकर स्टार्ट कर देंगे हम, ताकि हमें चैप्टर की और ज़्यादा नॉलेज आए। और जो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आपको कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता समझ, तो वो आपको जैसे हम मैकर करेंगे आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है को आपको समझ नहीं आए। और ख़ास करके जब आप जहाँ से पढ़ रहे हो अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए। नहीं आते पूछ लो दोबारा, कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन आपका है, टेलीग्राम आपका है, जहाँ मुझे आप पूछ सकते हो उन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे हमारा डॉट क्लास होगी उसके बाद मैं लूँगा एक लाइव, लाइव नहीं लूँगा, उसके बाद मैं लूँगा एक वन शॉट रिविजन क्लास, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वन शॉट वीडियो लूँगा एक पूरी चैप्टर की, ताकि आपको चैप्टर जो है पूरा चैप्टर आपको समराइज करके दे दूँ कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। उसके बाद होगा एक लाइव टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले हम एक टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का, ताकि पता चल सके कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। और चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, ना कि वही मीठी गोली वाली बात होगी कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। पर वो बाद में कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं आएगा अगर वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान आसान करते रहेंगे ना, सामने वाला हार्ड प्रैक्टिस करके निकल जाएगा। आप दिन के 5 पुशअप मार लो, ठीक है, आप दिन के 5 पुशअप मार रहे हो, सामने वाला 10 मार रहा है, और सब डेली मार रहे हैं वो दोनों, तो ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। पर दोनों डेली अगर कर रहे हैं तो जीतेगा कौन सा, 10 बार जीतेगा। ठीक है, कंपटीशन आप पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, कंपटीशन डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है। सामने वाला 10 मारे तो आप भी 10 से 15 मार के चलोगे। अब जब तक आप 15 नहीं मारते ना, आप इसे जीत नहीं पाओगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के, ताकि कॉन्फिडेंस आपका, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस और नीचे जा रहा है, तो जाने दीजिए कॉन्फिडेंस को नीचे। जब सर दोबारा उठ के आएंगे ना वहाँ से मजा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये यार कि चैप्टर खत्म हो गया, मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी, कि अब तो मैं क्या करूँगा,
नहीं आया समझ कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में इसके रिविजन करवाता रहूँगा ताकि आपको ये चैप्टर भूले ना और आप इस चैप्टर में अच्छे से परफेक्ट हो जाए। बिकॉज ये 2 चैप्टर होंगे हमारे पास, जो हमारे फिफ्थ एनसीईआरटी में वाले मोस्ट चैप्टर है, पर अगर आपकी फिजिक्स का सेपरेट बुक होगी, मतलब ये चैप्टर हमारा जिसको ऑप्टिक्स के अंदर काउंट करते हैं, ऑप्टिक्स मतलब जो हमारा लाइट और मिरर और लेंसेज से डील करती है, तो एक जो चैप्टर और इससे अगला चैप्टर ही है एक, वो दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव बेस से, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। और दूसरा यार कि अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।